अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी। ये उन दिनों की बात है जब राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवान, नीति निपुण, धर्मपरायण एवं न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। समस्त आर्यवर्त में उनकी ख्याति फैली हुई थी। ये कहावत भी उन्हीं के समय से प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उज्जैन नगरी के अंतिम छोर पर कुम्हारों की बस्ती थी। कुम्हार वहां की मिट्टी से काफी आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों की कारीगरी दूसरे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती थी। पर देश में उन बर्तनों की बड़ी मांग थी। यही कारण था कि राज्य के सभी कुम्हार काफी संपन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े पहाड़ थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। इसके पात्र सरलता के साथ काफी मजबूत और सुंदर बनते थे। विदेशों में उन बर्तनों की मांग का ये भी बड़ा कारण था। राजा भोज के शासनकाल में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। खेती भी अच्छी होती थी और पशुधन की भी कोई कमी न थी। उसी बस्ती में एक गडरिया कई वर्षों से काम करता चला आ रहा था। लोग उसे लंबू कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम ब्रजभान था। ब्रजभान के घर से कुछ ही दूरी पर चतुरी चमार का भी घर था। वो दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और उस कहावत को चरितार्थ करते थे कि पड़ोसी जैसा दोस्त नहीं और पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। एक जमाना था जब वो दोनों एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे, लेकिन एक बार मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। अब चतुरी हमेशा उस अवसर की तलाश में लगा रहता जब वो ब्रजभान की कमजोरी जान जाए और उससे लाभ उठा सके, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ब्रजभान को चतुरी के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वो हमेशा चतुरी के परिवार के 10-10 आदमियों पर भारी पड़ता था। ब्रजभान बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के जानवरों को चराया करता था। आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ थे। कुम्हार जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का सामान निकला करता था। लोगों का कहना था कि वो कभी वहां किसी राजा की बस्ती थी। वो बस्ती एक भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। वर्षों उधर कोई नहीं आया। फिर धीरे धीरे वहां कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली थी। इसका मुख्य कारण वहां की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। ब्रजभान के एक लड़का था, उसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान काफी सेहतमंद था। कदकाठी में भी अपने पिता से 2 कदम आगे ही था। वो भी अपने पिता की तरह जानवरों को चराने के लिए टीलों की ओर चला जाता था। जब धन के लोभी टीलों की खुदाई करके उससे मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने लगते तो चंद्रभान उस सामान को हाथ भी नहीं लगाता था। उसकी नजरों में गर्भ से निकले सामान पर केवल राजा का अधिकार था। वो लोगों द्वारा उठाकर ले जाए सामानों को चोरी का नाम दिया करता था। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान वैसे भी शक्लों सूरत से भोंदू ही नजर आता था, मगर ताकत में वो किसी से कम नहीं था। वो टीलों पर जाता और जानवरों को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा कहने लगे। उसका स्वभाव देखकर कुछ लोग शरारत में उसके जानवर इधर उधर हाँक देते थे। कभी कभी उसकी नजरें बचाकर चोरी जैसा भी कार्य कर लेते थे, मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती थी कि शाम को जब चंद्रभान अपने जानवरों को हाँक कर ले चलता तो जानवर पूरे होते थे।
इधर उधर भगाए गए जानवर अपने आप ही लौटकर अपने झुंड में आकर मिल जाते थे। जो लोग उसके जानवरों को चुरा लेते थे, उनके घर में कोई न कोई ऐसी विपत्ति उठ खड़ी होती थी कि वे घबराकर जानवर छोड़ देते और जानवर भागकर अपने झुंड में आ मिलते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ शरारत करने वालों में ये चर्चा होने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता उस पर दैवीय शक्ति है जो उसकी हर कष्ट में रक्षा करती है। लोगों ने उसके साथ शरारत करना छोड़ दिया था। चंद्रभान की बातें ज्ञान ध्यान की होती थी। वो बच्चों को टीले पर एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। लड़के ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी बच्चों के बीच बड़े भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वाह वाह कर उठते थे। यही चंद्रभान जब टीले से उतरकर जानवरों को हाँकता हुआ अपने घर की ओर जाता तो वो चेहरे से भौंदू और अनपढ़ नजर आता था। चंद्रभान हमेशा की तरह एक दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे काफी अजीब सा लगा। उसने आसपास खेल रहे लड़कों को पुकारा। लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले आए। उन्होंने सोचा शायद चंद्रभान उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देगा। बाकी लोगों को भी बुलाओ। चंद्रभान ने कुछ तेज स्वर में कहा, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने उसका तेज स्वर सुनकर कहा, यहाँ का राजा कौन है? चंद्रभान बड़ी शान से बोला। सब लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सोचने लगे आखिर चंद्रभान ने ये अटपटा सवाल क्यों पूछा है? क्या ये पागल हो गया है? देश की जनता अपने राजा का नाम न जानती हो, ये कैसे संभव हो सकता है? चंद्र भाई, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अपने राजा का नाम भी तुम भूल गए। हमारे महाराज का नाम राजा भोज है, एक लड़के ने कहा। लड़के की ये बात सुनकर चंद्रभान का चेहरा तमतमा उठा और वो क्रोधित स्वर में बोला, वो राजा मूर्ख है, उसे न्याय करना नहीं आता। प्रजा के साथ वो अनुचित व्यवहार करता है। उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। सब लड़के फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर भय के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। वो सोचने लगे या तो चंद्रभान पागल हो गया है या उसके दिन पूरे हो गए हैं। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो इसे अवश्य ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन सबको खामोश देख चंद्रभान एक बार फिर तेज स्वर में चीखा, सुना नहीं तुम लोगों ने? उसे फौरन पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो। हम उसे बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। चंद्रभान, राजा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं, एक लड़के ने उसके समीप आकर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। उचित या अनुचित की बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं जानता। चंद्रभान निडरता के साथ बोला। उसके चेहरे पर भय या आतंक का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़कों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वो सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा का अपमान करने के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि वे अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे हैं। चंद्रभान अभी भी राजा के विरुद्ध बोले जा रहा था। लड़कों के दिल में भय बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सब लड़के वहां से भयवश भाग निकले। भागते हुए एक युवक ने कहा, यहां से भाग लेने में ही हमारी भलाई है। ऐसे व्यक्ति की बातें सुनना भी गुनाह है। अगर किसी ने उसकी बातें सुन ली और हमें यहाँ खड़े पाया तो हम भी बेमौत मारे जाएंगे। सब लड़के वहां से चले गए, लेकिन चंद्रभान अभी भी उसी शान से खड़ा राजा भोज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ टीले के काफी ऊंचाई पर चढ़ गया, जिससे उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। चंद्रभान काफी देर तक टीले की ऊंचाई पर चढ़ा राजा भोज के लिए अपशब्द बोलता रहा, मगर उसे जब ये एहसास हुआ कि अब कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं है तो वो आहिस्ता से टीले से नीचे उतर आया।
टीले से नीचे आते ही वो सामान्य अवस्था में आ गया। उसका क्रोध और उत्तेजना अब समाप्त हो चुकी थी। अब वो वही समान गडरिया का लड़का नजर आने लगा। उसने भाग भाग कर रोज की तरह अपने मवेशियों को एकत्रित किया। उसकी बातें सुनकर मारे भय के जो लड़के दूर भाग गए थे, वे भी अब डरते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। वे उसे हैरतपूर्ण नजरों से देख रहे थे। चंद्रभान ने उनसे पूछा, मित्रों, मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम अपने होशो हवास खो बैठे थे और राजा के लिए अपशब्द बोल रहे थे। अगर किसी ने सुन लिया होता तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जा चुके होते और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती। एक लड़के ने चंद्रभान को आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हुए कहा। चंद्रभान उन लड़कों को कुछ ऐसे अंदाज से देख रहा था जैसे वे लोग झूठ बोल रहे हों। वो राजा के प्रति अपशब्द क्यों कहेगा? उसे खामोश देखकर सब लड़के अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, लेकिन वो अपने घरों में जाकर चुप नहीं रहे। चंद्रभान के व्यवहार की चर्चा लड़कों ने घर वालों से की। धीरे धीरे बात फैलते फैलते पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोगों में जो बातें हो रही थी उसकी सुगबुगाहट चतुरी के कानों में भी कोलाहल मचाने लगी। उसने सोचा, ये मौका अच्छा हाथ लगा है। उसने अपने परिवार के लड़कों से भी इस विषय में पूछताछ की। जिस वक्त चंद्रभान राजा के प्रति अपशब्द बोल रहा था, उस समय चतुरी के परिवार का भी एक लड़का वहां मौजूद था। उसने चतुरी के सामने चंद्रभान की हर बात ज्यों की त्यों कह दी। लड़के की बात सुनकर चतुर की आंखें आश्चर्य की अधिकता के कारण फैलती चली गई। उसके होठ बड़बड़ाने वाले अंदाज में आहिस्ता से हिले। ओ, तो ये क्या कह रहा था चंद्रभान? वो सोच रहा था कि ब्रजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता। अगले दिन वो सारा काम छोड़कर उधर गया जहां चंद्रभान मवेशी चराने जाता था। उसने छिपकर पीछा किया और दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर चढ़ते हुए देखा। वो टीले पर जाकर सो गया था। चतुरी वहां छिपकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी इंतजार के बाद उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया है। वो इधर उधर देखने लगा। उसने दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। उन दोनों का झगड़ा एक घोड़े को लेकर था। एक घोड़े पर दो लोग अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें अपने पास बुलाया और टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या पूछी। जिज्ञासावश वह अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दोनों झगड़ते व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने जिस ढंग से न्याय किया, उसे देख सुनकर लोग वाह वाह कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर चला गया और दूसरा निराश और खाली हाथ। लोगों ने जब निराश व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि वो चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट है। एक ओर छिपकर बैठा चतुरी अंदर ही अंदर सुलग उठा। वो जिस आशा से इधर आया था उसके विपरीत देखकर उसे निराश होना पड़ा। चंद्रभान ने जिस ढंग से न्याय किया था उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। ऐसा उलझा हुआ मसला था जिसके लिए किसी की भी अकल काम नहीं कर रही थी कि चंद्रभान घोड़े का असली दावेदार किसे बताएगा। अगले दिन चतुरी ने दो औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की काफी प्रशंसा हुई। अब तो ये हर रोज नियम बन गया कि चंद्रभान टीले पर जा बैठता और लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय कराने आते। चंद्रभान दूध का दूध और पानी का पानी जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए न्याय कर देता। कुछ ही दिनों में उसका नाम दूर दूर तक फैलता चला जा रहा था। इससे चतुरी और अधिक परेशान हो उठा कि इस लड़के की कीर्ति तो किसी न्यायप्रिय और नीतिवान राजा की भांति दूर दूर तक फैल रही है। आखिर ये बात उसे कहाँ सहन होती। एक दिन चतुरी ने मौका पाकर नगर कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत कर दी। जनाब, लंबू चरवाहे का लड़का महाराजा धीराज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है। न्याय करने का कार्य राजा का है, न कि प्रजा का। लंबू चरवाहे का लड़का स्वयं अपने आप को
राजा समझ बैठा है और प्रजाजनों की समस्याओं का निपटारा कर रहा है। चतुरी ने कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत करने वाले अंदाज में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों को न्याय तो मिल ही रहा है ना। कोतवाल ने चतुरी की बात को कोई अहमियत नहीं दी। जनाब, ये नहीं, वो महाराज के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। चतुरी ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास किया। क्या? कोतवाल एकाएक चौंका। सिपाहियों को भेजकर इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, कोतवाल ने उसे आश्वासन दिया। चतुरी ढेर सारी उम्मीदों के साथ वहां से चला गया। वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वो आग में घी डाल आया है। चतुरी के चले जाने के बाद कोतवाल ने उसकी बात पर गौर किया और सोचने लगा कि अगर लंबू गडरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो राजा के कार्य में हस्तक्षेप है, इसलिए उसे अवश्य रोकना चाहिए। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो लंबू गडरिये के लड़के पर नजर रखे, उसके पास न्याय पाने के लिए जाने वाले लोगों को रोके और फरियादियों को न्याय के लिए राजा के पास लाए। सिपाहियों ने कोतवाल के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और ब्राह्मण का मित्र राज दरबार में लाए गए। राजा भोज ने ब्राह्मण से राज दरबार में उपस्थित होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और मेरा पेशा व्यापार करना है। कुछ दिन पहले मैं व्यापार के सिलसिले में जब नगर से बाहर गया तब अपने इस व्यापारी मित्र के पास 3 बहुमूल्य रत्न बतौर अमानत रखकर गया था, ताकि जब मैं लौटकर आऊं तो मेरे रत्न मुझे सुरक्षित वापस मिल जाएं। मगर अब जब मैं लौटकर आया तो ये मेरा व्यापारी मित्र मेरे उन रत्नों को देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इसी बीच आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। महाराज, मेरे रत्न मुझे वापस दिला दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। वो रत्न ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। राजा भोज ने व्यापारी ब्राह्मण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या ब्राह्मण द्वारा लगाया गया आरोप सत्य है? महाराज, ब्राह्मण के मित्र ने कहा, यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते वक्त ये अपने 3 रत्न मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वादा किया था कि ये 6 महीने बाद लौटकर जब आएगा तो अपने तीनों रत्न वापस ले लेगा, पर जब ये 6 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा तो मैंने इसकी अमानत इसकी पत्नी को लौटा दी। क्यों देवी, क्या तुम्हारे पति का मित्र ठीक कह रहा है? क्या इसने 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद तुम्हारे पति की अमानत तुम्हें लौटा दी थी? राजा भोज ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। पति के व्यापार पर जाने के बाद मैंने आज ही इसकी सूरत देखी है, ब्राह्मण की पत्नी ने इनकार करते हुए कहा। ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर राजा भोज कुछ देर के लिए खामोश हो गए। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर उस सन्नाटे को राजा की आवाज ने तोड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो ये सत्य सिद्ध कर सके कि तुमने वो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दिए थे? अवश्य राजन, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने वो तीनों रत्न इसकी पत्नी को लौटाए थे। ब्राह्मण व्यापारी के मित्र ने अपनी सफाई पेश की। ब्राह्मण के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में ले आए। उन दोनों की गवाही व्यापारी ब्राह्मण के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप निराधार है, इसलिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दोनों झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र ब्राह्मण से क्षमा याचना करें, अन्यथा उन्हें राजदंड भोगना पड़ेगा। ये न्याय नहीं, अन्याय है अन्नदाता। अगर मेरी जान बख्शी जाए तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय लंबू गडरिये के बेटे चंद्रभान के पास जा रहे थे, जिसका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए, ब्राह्मण व्यापारी ने रोते हुए कहा। ब्राह्मण व्यापारी की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ये सोचने लगे कि लंबू गडरिये का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चलकर देखना चाहिए।
कुछ देर तक इसी प्रकार सोचते रहने के पश्चात राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांग कर देख लो। मैं स्वयं भी देखना चाहता हूं कि वो कैसा न्याय करता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण व्यापारी हाथ जोड़कर वहां से चल दिया। राजा के आदेश पर उसका मित्र ब्राह्मण और दोनों गवाह भी व्यापारी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। कुम्हारों की बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान बैठा हुआ था। बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदलकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ सादे वेश में वहां आ पहुंचा। ब्राह्मण व्यापारी ने चंद्रभान के पास जाकर उसे अपनी विपदा सुनाई। उसकी बात सुनकर चंद्रभान तेज स्वर में बोला, जाओ और राजा भोज को बुलाकर लाओ। मैं उसे समझाऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। उसके बाद उसने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया कि मैं जिस जिस को बुलाता जाऊं वो मेरे पास आता जाए। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह गांव के मुखिया को संकेत से अपने पास बुलाकर पूछा, मुखिया जी, कृपया मुझे ये बताइए कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को आपके सम्मुख लौटाए गए थे वे किस रंग के थे और कितने बड़े थे। ऐसे सवाल की मुखिया को कतई आशा नहीं थी। चंद्रभान का ये सवाल सुनते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो रत्न नींबू के आकार के थे और उनका रंग नीला था। ठीक है, चंद्रभान ने कहा, अब तुम एक ओर खड़े हो जाओ। ये कहकर उसने मंदिर के पुजारी को अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। पुजारी ने कहा, वे रत्न चने के दाने के बराबर थे और वो लाल रंग के थे। उसके बाद चंद्रभान ने पुजारी को भी अपने से दूर भेज दिया। व्यापारी को अपने पास बुलाकर डांटते हुए कहा, क्यों बे नामुराद बेईमान इंसान, कितने पैसे दिए थे इन दोनों को झूठी गवाही देने के लिए। व्यापारी बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी। हारकर व्यापारी चंद्रभान के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर तुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना है तो वापस कर दे इस ब्राह्मण के रत्न, चंद्रभान ने कड़कदार आवाज में कहा। व्यापारी ने फौरन अपने कंधे पर लटके झोले में से निकालकर तीनों रत्न ब्राह्मण के हवाले कर दिए। राजा भोज जो भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में वहां खड़े थे, गडरिये के लड़के का न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने सिपाहियों के साथ एकदम से झूठे व्यापारी के सामने आ खड़े हुए और सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों बेईमानों को गिरफ्तार कर लो। इन पर झूठी गवाही और धोखा देने का अभियोग सिद्ध हो चुका है। अचानक राजा भोज और सिपाहियों को देखकर लोग चौंक पड़े। चंद्रभान टीले से कूदकर भागने लगा, मगर राजा ने उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारे न्याय करने के ढंग से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना स्वच्छ न्याय कैसे कर लेते हो? ये सब इस टीले की करामत है महाराज। मैं जब इस टीले पर आकर बैठता हूं तो मुझ में न जाने कौन सी अनजानी सी शक्ति आ जाती है, चंद्रभान ने भयभीत स्वर में कहा। वो अभी भी डरा हुआ था। राजा भोज काफी सोच विचार करने के बाद ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। अंततः ये निर्णय निकाला गया कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई करामाती शक्ति है, इसलिए इसे खुदवा कर देखा जाए। सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में लगा दिए गए। काफी गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन धरती में दबा हुआ दिखाई दिया। ये खबर तुरंत राजा भोज तक पहुंचा दी गई। राजा भोज ने वहां आकर देखा तो सिंहासन की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। राजा की आंखों के सामने एक सिंहासन था जो विशाल होने के साथ साथ सोने चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, परंतु सिंहासन अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये देखकर राजपुरोहितों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा से कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिंहासन शायद किसी देवता या दैत्य द्वारा निर्मित किया गया है। विचार विमर्श के बाद विशेष पूजन अर्चन किया गया। अब सिंहासन काफी आसानी से बाहर निकल आया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद सिंहासन निखर उठा।
वो इतना सुंदर था कि उस पर नजरें ठहराना भी मुश्किल हो रहा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी हुई थीं। उन सभी पुतलियों के हाथ में एक एक कमल का फूल था। पुतलियां इतनी सजीव लगती थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजपुरोहितों ने यज्ञ और हवन किए और फिर शुभ मुहूर्त निकालने लगे कि राजा इस सिंहासन पर कब विराजमान हो। काफी परिश्रम के बाद राजपुरोहितों ने शुभ घड़ी निकाली। जब वो शुभ दिन आया तो सिंहासन पर राज दरबार में सुशोभित किया गया। आसपास के अन्य राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। उस दिन दरबार में एक जश्न का सा वातावरण बना हुआ था। राजा भोज ने जैसे ही अपना दाहिना पांव सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया, तभी एकाएक चमत्कार सा हुआ। सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। इस चमत्कार को देखकर सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने सहमकर अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, ऐ पुतलियों, मुझ में ऐसी क्या बात है जिसे देखकर तुम सब एक साथ हंस पड़ी हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली अपने स्थान से बाहर आ गई, बाकी अपने स्थान पर ही रही। उस पुतली का नाम रत्न मंजरी था।